ऐसा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने चैप्टर खत्म किया, चैप्टर 7 खत्म किया, लेकिन उसके एंड में जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस करने की बात है, वो पढ़ना हमारा बाकी है, तो मैं वही डायरेक्टली पढ़ूंगी। ओके, सो प्रैक्टिस इज, उसका हेडिंग दिया है ऑब्जर्विंग योर रिएक्टिविटी। अपनी खुद की ही प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व करना। देखो, हमें इवेल्युएट नहीं करना है, जज नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, लाइक एंड डिसलाइक ये भी नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ओके, चूज अ सिंपल एक्टिविटी दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, सच एज ब्रशिंग योर टीथ, गेटिंग ड्रेस्ड, मेकिंग अप योर बेड, ईटिंग लंच और टेकिंग अ वॉक। कोई भी एक रोज की सिंपल एक्टिविटी जो है, ये आप चूज कर लो। या तो आप चलने जाते हो, या खाना खाते हो, या बिस्तर बनाते हो, या कपड़े पहनते हो, या दांत घिसते हो, कुछ भी। मेक श्योर इट इज फिजिकल एंड रिलेटिवली ब्रीफ। ये एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? थोड़े समय की, जो खत्म हो जाएगी। हाँ, ब्रश करना उतना ही समय, नहाने को उतना ही समय, तो कम समय की और शारीरिक होनी चाहिए। हाँ, भौतिक भौतिक करना है। दिस मीन्स टेकिंग योर टाइम, बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, कंप्लीटिंग द टास्क विदाउट रशिंग। तो जो भी एक्टिविटी आप चुनोगे, वो करना है, आराम से करना है, कोई घाई गड़बड़ किए बगैर शांति से वो काम करना है, और सजगते के साथ करना है। एंड बीइंग ओपन टू योर वेज ऑफ रेजिस्टिंग द एक्टिविटी। और वो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है, वो जो करना है वो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या अंदर से तुम्हारी प्रतिक्रिया है, इसको देखना है। ओके, सो नोटिस द टेंडेंसी ऑफ टू स्किप द एक्टिविटी। और देखो कि नहीं करने की या डिले करने की कोशिश कैसे करते हैं। मेरे घर में 2-3 जन ऐसे हैं मेरे परिवार में। ओके, हमारे 4 में से 2 नहीं बोल रही हूँ, परिवार में 2-3 जन ऐसे हैं, नहाने ही नहीं जाते कितना उनको बोलो, अरे यार अब तो जाओ, 1 बज गया, अब तो जाओ, तो ये नहाने ही नहीं जाते। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये रेजिस्टेंस, ये विरोध जो है ना, ये विरोध है, यही उनके ध्यान में नहीं आता। वो पहले तो ये मान्य करना होगा कि ये वाली एक्टिविटी के लिए मेरे मन में विरोध है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने तय किया है रोज शाम को वॉक को जाओगे, लेकिन आज बोलते हो जाने दो, अभी कल चले जाएंगे। फिर एक दिन जाते हो, फिर बोलते हो कि नहीं नहीं, आज तो थोड़ा काम निकल गया इसलिए नहीं गए। मतलब वो रोज की जो एक्टिविटी तुमने डिसाइड की है, उसको डिले करने में तुम कौन सी तरकीबें लगाते हो, इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नोटिस द टेंडेंसी टू स्किप द एक्टिविटी, डू इट हाफ हार्टेडली। या तो तुम स्किप करोगे, या तो आधे अधूरे मन से करोगे, हाफ हार्टेडली, रश थ्रू इट, या फटाफट खत्म कर लोगे, चलो छूट जाए। और बी प्री ऑक्यूपाइड एज यू डू इट। या तो जो एक्टिविटी तुम कर रहे हो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तो ये कोई भी अवस्था तुम्हारी हो सकती है। या तो तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, या तो तुम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे, या तो तुम दिल लगा कर नहीं करोगे, और या तो तुम उस दिन ब्रेक ही ले लोगे। हाँ, हमारे घर में नहाए नहीं तो बोलते हैं आज आंघोळीची गोळी घेतली, बोला था तो ये होता है, ये ऐसा भी कारण दिया जाता है। बट अब हम सजगता में आए हैं, हमने समझना है कि ये विरोध है, हमारे अंदर अंतर मन से आया हुआ, हमारे ईगो, हमारा सुपर ईगो जज से आया हुआ विरोध है, क्योंकि उसे वो करना नहीं अच्छा लगता। ओके, तो ये इसकी सजगता। Can you learn to trust yourself and the flow of the universe enough
to relax and be open as you do this daily task. तो ये रोज का ऐसा जो भी एक्टिविटी तुम चुनोगे, तो अब जब सजगता में आ गए हो, तो क्या तुम खुद पर उतना विश्वास रख सकते हो? क्या ये ब्रह्मांड की गति पे तुम्हें विश्वास है? और ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है और ये आराम से हो सकता है, ये विश्वास के साथ क्या तुम रिलैक्स हो सकते हो और जो भी काम तुमने तय किया है वो आराम से कर सकते हो? What gets in the way of trusting that there will be time enough for what needs to be done? अगर घाई गड़बड़ जल्दी जल्दी खत्म करने में की तुम्हारी होती है, कोई भी काम खत्म करने की चाह, तो क्यों घाई गड़बड़? क्या डर कौन सा है? समय बीत जाएगा, वक्त कम पड़ेगा, कोई आ जाएगा या कोई चला जाएगा, क्या डर क्या है? इसको देखो. What aspects of the activity are most difficult to do without engaging in commentary, reaction और judgment? और समझो अगर तुमने नहाने का उदाहरण, मैं वही उदाहरण ले लेती हूँ, तो तुम एक तो जाने से डिले करते हो, फिर जाते हो तो बहुत समय लगता है और बहुत समय के बाद भी बाहर आते हो, अभी नहाए नहीं, हाँ अभी बस बैठ के आ गए, तो ये भी हो सकता है. तो ये इस कौन सा पार्ट है जो सबसे डिफिकल्ट है? बाथरूम में जाने के लिए कोई विरोध नहीं है, हाँ बैठ के कमोड पे आने के लिए कोई विरोध नहीं है, वो शावर के नीचे जाने का जो विरोध है, ऐसा मैं एक उदाहरण के तौर से ये बता रही हूँ. तो उस वो जो कौन सा एक्शन, किसी का ये होगा कि बाथरूम में ही नहीं जाना और गए तो सब खत्म करके आएंगे फटाफट. हाँ, आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जाम्पल. आप अपना अपना चुनना जो भी एक्टिविटी है, उसको ऑब्जर्व करना है बिना कोई कमेंट किए, बिना कोई प्रतिक्रिया या बिना कोई जजमेंट दिए. ठीक है, ये होमवर्क है. इज इट पॉसिबल सिंपली टू ऑब्जर्व योर इनर रिएक्टिविटी व्हेन इट इज देयर? तो अगर विरोध है तो हाँ, बिना जज किए, ओके अंदर से विरोध है, बस इतना ऑब्जर्वेशन. इफ यू हैव सम सक्सेस यू कैन एक्सपैंड दिस प्रैक्टिस टू अदर एक्टिविटीज. और अगर ये तुम कर पाए तो तुम्हारी बाकी के जो काम है, किसी को देखो बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता, किसी को झाड़ू मारना अच्छा नहीं लगता, किसी को, और कोई है होता है जो ड्राई काम सब कर लेगा लेकिन पानी के काम नहीं पसंद है. अभी मुझे जो जो लोगों की याद आ रही है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ. किसी को डस्टिंग क्लीनिंग चलेगा लेकिन मुझे खाना पकाने मत बोलो. कोई बोलेगा मैं खाना पका दूंगी, दूंगा या दूंगी, और लेकिन बाद में क्लीनिंग मैं नहीं करूंगी. हर एक का अपना अपना हर एक काम का कोई ना कोई एस्पेक्ट होता है जो उन्हें पसंद या नापसंद होता है. राइट? तो तुम्हारा जो भी है, एक काम को लेके प्रैक्टिस करो, देखो अंदर से क्या महसूस हो रहा है बिना जजमेंट के, और उसके बाद अगर तुमको सक्सेस मिले तो तुम और अनेक एरिया में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो ये चैप्टर 7 यहाँ पे खत्म होता है और चैप्टर 8 स्टार्ट होने से पहले हम फिर से फ्रैंक और सू के पास आते हैं कि इनका क्या हुआ. क्यों एक्सरसाइज के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में कोई शंका? किसी को कुछ पूछना है, कहना है? बोलो बिना बोलो बोलो. उससे क्या होगा? मतलब अवेयरनेस से देखेंगे कि जिसमें हम लोग को कुछ अंदर रिएक्शन हाँ, आता है, उससे हाँ, क्या अपने जीवन में तो फर्क उसे पड़ेगा? पता चलेगा कि विरोध हो रहा है. और क्या है, मुझे नहाना ही जाना नहीं पसंद है, जैसे मैंने उदाहरण जो दिया उसमें बात करती हूँ, पर मैं देखती हूँ कि बाथरूम में तो तुम 3 बार जाते हो, फिर नहाए बगैर बाहर आ जाते हो. तो जो जनरलाइज्ड हम लोग कहते हैं ना, वो उसमें से हम स्पेसिफिक में आएंगे. अगर मैं सोचती हूँ कि मैं रोज वॉक को जाऊंगी लेकिन आज ये कारण निकालती हूँ, कल वो कारण निकालती हूँ, इसका मैंने जो तय किया है या मैंने जो करना है, वो उसके लिए मेरे अंदर से विरोध है, ये तो मुझे समझे. वरना मैं जो बहाने बना रही हूँ वो बहाने मुझे सच लगेंगे. आई बात लेकिन ध्यान? रूटीन लाइफ रहती है ना, हाँ, तो सबको हर दिन का जो रूटीन रहता है हाँ, उसमें हर सबको थोड़ा थोड़ा कंटाला तो आता ही है. हाँ, तो वो क्यों आता है, वही तो बात है, वही तो पण बात है. लिहून काय सॉरी, आपण आपण हे लिहू किंवा ऑब्झर्व करू पुढे काय? तेच सांगते, ते पुढे तर हम्म. त्याच्यावर वर्किंग आहेच,
पण आधी ओके. कळू तर दे की विरोध कुठे आहे. हाँ, हम्म, हाँ. पहले जान तो ले कि जिंदगी के रोज के काम में कौन से काम में मेरा मन विरोध करता है. अच्छा. कोई भी नहीं, जो कोई काम भी नहीं मैम। कोई भी नहीं. वेरी गुड. 100 आउट ऑफ अरे 100. बापरे, खूपच मैं छान. तब सोच रही हूँ वैसा मला कुछ तर भी इतकी काम लिस्ट नहीं आली. है। मला तर नहीं, मैं लिस्ट आई वाज ट्राइंग टू रिकलेक्ट कि ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसको मुझको कंटाला आता है या मेरे को नहीं करना या मुझे नहीं अच्छा लगता है। यू आर सो स्वीट. हाँ, रियली हमारे आई लिए वाज भी भेज. मैं तब से रिकलेक्ट करी, मैंने कहा ये काम अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो मुझे अरे नहीं अच्छा मेरे को लगता। तो इतना लिस्ट आ गया कि ये नहीं करना रहता है फिर भी करना पड़ता है. मेरे को एक भी नहीं याद आ रहा है। शैलजा, अरे शैलजा तेरे थोड़ी नाम लिस्ट मेरी ले झाड़ू लो. लगाना अच्छा नहीं लगता. शैलजा used झाड़ू to लगाना put- अच्छा नहीं लगता. कौन बोला? मैं श्वेता, झाड़ू और पोछा हाँ लगाना. श्वेता, झाड़ू पोछा. आई तो आई लव झाड़ू, आई लव पोछा, मेरे को सब काम अच्छा लगता है। अरे मेरे को शैलजा, कुकिंग और उसके बाद का जो है तो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं. झाड़ू पोछा चलेगा लेकिन कुकिंग और उसके पीछे का बिल्कुल नहीं चाहिए. आणि चलो अभी ऑब्जर्व करो की आता ऑब्झर्व करतेय की मला एक्सरसाइज करायला आणि अभ्यास करायला म्हणजे जे काही लर्न करायचं आहे ना त्याला खूप कंटाळा येतो. मी बाकीचे खूप काम मग काय काय घरातले काम काढून काढून करते अजून. हे बरं बोललीस तू इकडे अंजली. कारण बघ आता आपण 7th चैप्टरला आलेलो आहोत. हाँ, हम लोग 7th चैप्टर खत्म किए अभी. 7 चैप्टर्स के 7 एक्सरसाइजेस दिए हैं जो मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर किए, रिमाइंडर भी डाला है और पढ़ के भी समझाया है. लेकिन कितने जनों ने, और मैंने ये भी कहा कि आप करो और ग्रुप पे शेयर करो आपका अनुभव. 1-2 जन ने शेयर किया, इसका मतलब बाकी जनों ने शेयर शायद किया होगा लेकिन शेयर नहीं किया. तो वो शेयर न करने का विरोध क्यों है, या किया ही नहीं तो वो न करने का विरोध क्यों है? विरोध है, अंदर से रेजिस्टेंस है, ये तो हम जाने. आता एक बोलू का? बोल. खूप सगळे एक्सरसाइज आजच्या आज करून टाकायची इच्छा आहे. पण करून जी टाक. रोजची कामं आहेत, ऐक ना, इच्छा हा. आहे पण रोजच्या कामात ना त्याला वेळच द्यायला होत नाही. मग त्याला मग- काय म्हणायचं? मग त्याला ऑप्शन ऍक्च्युली ह्याच्यात दिलेले एक्सरसाइज रोजच्या कामाच्या व्यतिरिक्त नाहीच आहेत हो वैशाली. ना, आपण त्याच्यावर थॉट देऊन थोडस आपण त्याचं काहीतरी नोट डाऊन करू. ऑल द एक्सरसाइजेस आठवतंय आर अ की- पार्ट ऑफ युअर रुटीन. आता तू बोलली ना स्वयंपाक आणि त्याच्यानंतरची कामं मला आवडत नाही, की स्वयंपाकानंतरची. तर मग ऑब्झर्व कर की नक्की कुठला आस्पेक्ट आवडत नाही. भांडी रिकामं करणं आवडत नाही का, ओटा साफ करणं आवडत नाही का, जनरल क्लिनिंगच तुला आवडत नाही का, ती भांडी घासून ठेवणं आवडत नाही. विच आस्पेक्ट ऑफ इट? at least you become aware of what exactly it is that you are not liking. Why are we not doing the homework? Why is there resistance to practicing what we are learning, reading and learning? ये तो कॉमन है, हम सबका कॉमन प्रॉब्लम है कि हमने होमवर्क नहीं किए, हमने प्रैक्टिसेस नहीं की. तो क्यों नहीं कर रहे हम प्रैक्टिसेस? कोई भी बात हो सकती है, जैसे वॉकिंग का बोला वैसे मेडिटेशन का हो सकता है. रोज डिसाइड करते हो कल से करूंगी, लेकिन नहीं होता. राइट? या तो अंजलि जैसे बोली कि वो कोई होमवर्क करना है तो वो कुछ कुछ काम ढूंढ निकाल दे. सो तुम्हारा माइंड जो है ये सबकॉन्शियसली कुछ कुछ काम ढूंढ निकालता है. तो वो क्यों विरोध है? क्यों वो करने को से खुद को रोक रहे हो? और अगर खुद को रोकना नहीं है, खुद को परमिशन क्यों नहीं देते? अभी मीना बेन, वैशाली, आप लोगों ने पूछा कि आगे क्या? तो आगे हमें वो रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा, उसको निकालना होगा, खुद को परमिशन देना होगा कि नहीं, मैं खुद को परमिशन देती हूँ कि मैं ये होमवर्क करूंगी या ये काम मैं करूंगी ही करूंगी, या मेडिटेशन या वॉक या नहाना या धोना या वॉट एवर इट इज, विच एवर यू आर रेजिस्टेंट टू. या तो या तो जॉब पे जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट करना, कंप्लीशन करना. बहुत बच्चे हैं लास्ट नाइट को बैठ के कंप्लीशन करेंगे. तो इतने दिन डिले क्यों किया, फिर लास्ट मिनट भागा दौड़ी क्यों? राइट? सो देयर इज एन इनर रेजिस्टेंस एंड वी आर गोइंग विद इन. अब हम धीरे धीरे सूक्ष्मता में जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर शैलजा.
शैलजा, तेरे नाम के आगे मैं एक प्रीफिक्स लगा रही हूँ, आज तेरे को नया नाम दे रही हूँ, योगी शैलजा। मैं तब से सोच रही हूँ, मैंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे नहीं अच्छा लगता। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स हाउ इट अभी शुड बी। और अभी भी वैसे मुझे ऐसा ऐसा लग कोई रहा है कि व्यक्ति नहीं है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ऐसा व्यक्ति भी नहीं है, नाइदर फूड आइटम्स, या ऐसा भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छा देयर इज नथिंग दैट आई डोंट Can लाइक। I share something, यस आरती श्योर, आंटी? यस श्योर श्योर। या आंटी, पहले ना जब रूटीन काम जो हम करते हैं ना, सब्जी लाना, ग्रोसरी आइटम्स, राइट, खाना बनाना, जो रूटीन काम होता है ना, रोटी बनाओ, दाल चावल, दिस वर रूटीन वर्क, और मुझे सच में बहुत बोर होता था। बट वन थिंग आई हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन आई डू इट विथ अवेयरनेस, आई स्टार्ट लविंग दैट। देयर इट इज, देयर इज योर मतलब मुझे आंसर वो मीनाबेन बाथरूम वैशाली। साफ करने में भी इतना मजा आता है, पहले कभी नहीं आता था। बिकॉज सजगता के साथ, बिकॉज यू आर प्रेजेंट विद दैट वर्क राइट देयर. So what Shailaja is experiencing, that means she can say that I am present in every moment. And because she is in the present moment, there is no past, no future. And that is why you are able to do everything that you wish to do. That's And I wonderful, really Shweta. enjoy that. I mean, simple Good. thing like buying eggs और धनिया लाना, हाँ, जो पहले काफी बोरिंग था, अभी वो काफी yeah, अच्छा लगना है. I take अच्छा really लगता pleasure and pride in doing that. wonderful. Good for you. मला पण 90% कामं खूप आवडतात आणि 10% अशी आहेत की जी बिलकुल करायची नसतात. म्हणजे म्हणजे बघ, आता एक्स्ट्रीम स्टँड झालं, असंच आपण स्वतःला अनालाइज करायचं, ऑल ऑफ अस. लाईक श्वेता म्हणते की आधी मला आवडायचं नाही, आता मला आवडतं. आता तुझं जे नाही आवडत ते अजिबात नाही आवडत, आणि जे आवडतं ते पूर्णतः आवडतं. म्हणजे तू एक्स्ट्रीम्सला राहते. आता कुठेतरी बॅलन्स आणायचं. यू गेट माय पॉइंट वैशाली? अशा तऱ्हेने आपण सगळे वेगळे वेगळे, वी आर ऑल डिफरंट पर्सनॅलिटीज, right? And we all have our own idiosyncrasies. Yes, मीनाबेन, I'm sorry, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो. मुझे भी अभी इतना कंटाला कोई भी काम में नहीं आता नहीं था, आता। लेकिन पहले का देख रही थी कि जो हाँ, जो काम में कंटा मेरे को बर्तन रखने में, इस्त्री करने में, क्योंकि हाँ। बचपन से मैंने वो किया नहीं था मम्मी के घर, right, तो मैं पकड़ सकती हूँ कि जो जो काम मैंने बचपन से नहीं किए थे ना, इधर हाँ, आके वो काम मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, right. देखो अभी चेंज हो गया पूरा, और थोड़ा क्या है, मतलब सालों सालों तक वही काम कर करके इरिटेट भी होते जाते हैं। हम हाँ, मनुष्य है ना, ह्यूमन बीइंग है। हाँ, या तो ऑटो मोड पे जाते हैं या तो इरिटेट हो जाते हैं, दो में हाँ। से। तो अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है. हाँ। यस, वैशाली गुडी बोल. तक है क्या? नहीं. ओह, शी डिसअपीयर्ड. ऑलराइट, मुझे लगा उससे कुछ बोलना है. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंडरफुल. देखो, सोचो, अभी ये वाला तो भी होमवर्क हो रहा है कि देखो. अभी बैठे बैठे आधा होमवर्क हो गया है. राइट? सो लेट्स सी. ओके, लेट्स गो बैक टू फ्रैंक एंड स्यू. तो स्यू ले अवेक फॉर क्वाइट अ व्हाइल बिफोर ओपनिंग हर आईज. अब फ्रैंक की तो कहानी हमने देखी, बाहर गए, खुले खड़े रहे, फिर अंदर आए, फिर कॉफी बनाई, फिर बर्तन घिसे, फिर कॉफी बनाई, जूस लिया, सीरियल लिया, खाने का और भी कुछ सैंडविच बिंडविच लिया, पेपर लिया, रेडियो लगाया, पता नहीं क्या क्या मल्टीटास्किंग सब लेके, एक साथ लेके वो नाश्ता के लिए बैठे, और उनके माँ की, उनके बीवी की आवाजें उनको अपने सर में टोकने लगी. ये उनकी कहानी थी. उनकी बीवी जो है स्यू, वो अभी उठी नहीं थी, तो वो थोड़ी देर वो जग गई और आंखें खुली कर कर वो ऐसे ही लेटी रही थोड़ी देर तक. इट वॉज नाइस जस्ट टू लाई इन बेड. कितना अच्छा है, छुट्टी का दिन है, काम पे जाने की जल्दी नहीं है, तो वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि बेड में पड़े रहना. शी विश शी कुड स्टे देयर ऑल डे. अगर पूरा दिन बेड से निकलना ही ना पड़े तो कितना अच्छा होगा, ऐसा वो सोच रही थी. हर लाइफ फेल्ट टू डिमांडिंग टू थिंक अबाउट एट द मोमेंट. ऐसे लग रहा था कि अगर सोचने लगूंगी तो जिंदगी में बहुत काम पड़े हैं और बहुत सारी चीजें हैं. अभी मुझे सोचना नहीं है, अभी मुझे सिर्फ लेटे रहना है. शी कुड हियर फ्रैंक इन द किचन विद द रेडियो ऑन. और उसको सुनाई दे रहा था कि फ्रैंक किचन में है, रेडियो चालू है. जैसे ही उसका ध्यान गया कि हाँ, रेडियो चालू है, इसका मतलब फ्रैंक किचन में है,
शायद बर्तन की आवाजें आ रही होगी, वो जो भी है, उनको जब पता चला तुरंत उसके दिमाग में उसका जज बोल उठा, एवरी टाइम ही इज इन द किचन ही हैज द न्यूज ऑन। ये आदमी किचन में जाएगा तो तुरंत रेडियो लगाएगा ही लगाएगा। ही इज एडिक्टेड टू इट। हाँ, बुरी आदत लग गई है उसको। सो व्हाट इफ ही नोज अ लॉट मोर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड देन आई डू। हाँ, जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है वो मुझसे ज्यादा अगर वो जानता है तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, व्हाट डज इट मैटर? किसका है? मीना बेन आपका है। व्हाट डज इट मैटर? नहीं, और भी है किसका? रश्मि नहीं नहीं, रश्मि तो नहीं है। एनीवे, ऑलराइट। सो वो सोचती है कि अगर दुनिया की न्यूज ये नहीं, इसको मुझसे ज्यादा अगर पता है ये दुनिया में क्या चल रहा है, ये न्यूज के माध्यम से अगर इसको सब कुछ पता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? Okay, I don't care about every move the Bosnians make and how the Republicans are going to get rid of another government handout. मैं नहीं जानना चाहती कि कहाँ दुनिया के किसी देश में युद्ध चल रहा है और उधर से कौन सी चाल चली उन्होंने, और अपने देश में कौन सी पार्टी ऊपर आ रही है और किसके वोट ज्यादा है, जो भी कुछ है। Why can't he play some music? ये दिन भर न्यूज, जब भी किचन में आता है न्यूज लगाता है, उससे अच्छा वो थोड़े गाने क्यों नहीं बजाता? स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, व्हाट अ लाउजी सीडी आई बॉट यस्टरडे। हाँ, म्यूजिक से याद आया, कल मैंने जो सीडी खरीदी वो कितनी बकवास निकली। दैट विल टीच यू टू लिसन टू अ क्लाइंट्स रिकमेंडेशन। अब समझ गई कि कोई भी क्लाइंट ने रिकमेंड कर दिया, तुरंत तुमने सुन लिया, इससे आगे ये गलती नहीं करना। You should take it right back today after you return the video and go exercise. तो आज वो वीडियो रिटर्न करने जाओगी तभी ये सीडी भी वापस कर देना और उसके बाद एक्सरसाइज के लिए जरूर जाना। यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज, आर्ट यू? करने वाली हो ना आज एक्सरसाइज, है कि नहीं? हाँ, ये उसकी अंदर की आवाज, डायलॉग स्टार्ट हो गया, राइट? यू डिडंट नो व्हाट टू डू। अब वो दुविधा में हो गई कि अब मैं क्या करूं, उठूं या नहीं उठूं, क्या करूं, तय नहीं कर पा रही थी। शी फेल्ट टायर्ड ऑलरेडी। अब भी सुबह हुई है, अब भी उठी है और ऑलरेडी उसको थकान महसूस हो रही थी। शी ओपन्ड हर आईज एंड लुक्ड एट द सीलिंग। आंखें खोल के वो सीलिंग को देखने लगी। द फर्स्ट थिंग, छत को देखने लगी। द फर्स्ट थिंग शी सॉ वर कॉबवेब्स। सबसे पहले तो उसे झाले दिखे। हाँ, हम क्या मकड़ी के झाले कहते हैं ना, कॉबवेब्स। एंड देन अ फेमिलियर क्रैक इन द पेंट। और फिर उसको दिखा कि वो पेंटिंग में एक क्रैक आ गया है और उसके दिमाग के वो दिखते ही इनपुट आ गया ना, आंखें खुल गई। दिखते ही दिमाग फिर से बोल उठा, व्हाट अ मेस दिस हाउस इज। ये घर की तो हालत बन चुकी है। आई न्यू वी वुड हैव द लैंडलेडी पेंट दिस रूम बिफोर वी मूव्ड इट। वी शुड हैव हैड द लैंडलेडी पेंट दिस रूम बिफोर वी मूव्ड इट। इस घर ये रेंट पे लिया ना जब, तब भी वो ओनर के पास से पहले ही पेंटिंग करवाना जरूर था, मुझे पता था। वॉच आउट, देख, ध्यान रहे। यू आर गेटिंग योर सेल्फ डिप्रेस। देखो अभी उधर वो सोचने मत लगो, वो सोचने लगोगी तो डिप्रेस हो जाओगी। तो वो कहती है अपने डिफेंस में, अपने ही दिमाग में डायलॉग है, आई ऑलरेडी एम डिप्रेस्ड। मैं ऑलरेडी डिप्रेस्ड हूँ। व्हाट विल फ्रैंक थिंक इफ आई से आई वांट टू स्टे इन बेड। अगर मैं फ्रैंक को बोल दूं कि आज मैं उठना ही नहीं चाहती, बस मैं दिन भर सोए रहना चाहती हूँ, तो वो क्या सोचेगा? आई थिंक ही हेट्स मी। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरा द्वेष कर रहा है। ऑफ कोर्स ही डज। हाँ, तो तुम्हारा द्वेष तो करेगा ही, बट ही वुड नेवर से सो। लेकिन वो थोड़ी बोलने वाला है कि हाँ मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करता। ही इज टू नाइस अ गाय, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए तुम्हारे मुंह पे वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि वो तुम्हें अब पसंद नहीं करता या तुम्हारा द्वेष करता है। देखा कितनी बातें हो गई सर में। वो क्रैक से लेके, घर की हालत से लेके, लैंड लेडी से लेके, डिप्रेशन से लेके, मेरा पति मुझ पर प्यार नहीं करता, अब वो मुझे पहले जैसे नहीं चाहता तक पहुंच गई है वो। ओके। इसके बाद वो आवाज देती है, फ्रैंक वुड यू प्लीज कम हियर। वो अपने पति को बुलाती है, आप प्लीज अंदर आओगे। शी कॉल्ड आउट एज शी सैट अप इन बेड। बेड में उठकर बैठी और आवाज दी। आफ्टर अ मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड ही स्टूड देयर
regarding her quietly with a curious, intent look on his face. कुछ क्षणों में फ्रैंक आ गए, दरवाजा खोला और दरवाजे में खड़े रहे और वो ऐसी नजर से अपनी बीवी को देख रहे थे जैसे कि क्यूरियस नजर से, क्यूरियस और इंटेंट, बड़ी तीव्रता से, ध्यान से अपनी बीवी को देख रहे थे। द लुक कॉट हर ऑफ गार्ड, इतना ध्यान से ये आदमी मेरे तरफ क्यों देख रहा है, मतलब वो थोड़ी सी चमक गई, बट नॉट नोइंग व्हाट इट मेंट, पर उसको पता नहीं चल रहा था कि ये इतनी जैसे कि जैसे कि कुछ समझ में आ गया हो। वो क्यूरियोसिटी, वो इंटेंट से वो देख रहा था और उसका क्या मतलब है ये स्यू के समझ में आ नहीं रहा था, इसलिए शी इग्नोर्ड इट, उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया। देखो अभी दिमाग के अंदर का डायलॉग, कांट यू एवर ईट विदाउट स्टफिंग योरसेल्फ विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेडियो एट द सेम टाइम। दिमाग में ही वो फ्रैंक को डांटने लगी, फ्रैंक सामने आकर खड़ा है, वो दिमाग में ही डांटने लगी, कांट यू ईट विदाउट स्टफिंग योरसेल्फ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेडियो एट द सेम टाइम। मुंह से खाना खा रहे हो, रेडियो से कान भी भरने जरूरी है क्या? You know it's why you get indigestion and have to have so much gas, don't you? इसलिए तुमको अपचन होता है और इतनी गैस भी होती है। I have got a headache, मेरा सर दुख रहा है, and I feel lousy this morning, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। Be a sweetheart and make me a coffee, प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो ना। आई एम गोइंग टू रीड इन बेड फॉर अ व्हाइल, मैं बेड में कुछ देर तक पढ़ने वाली हूँ। फ्रैंक अच्छा, ये उन्होंने लाउडली बोला, अच्छा ये दिमाग में नहीं था शायद, हाँ ये लाउडली बोला, क्योंकि फ्रैंक वॉक्ड ओवर टू द बेड एंड सैट डाउन ऑन स्यूज लैप, पुटिंग हिज आर्म अराउंड हर विथ अ बिग स्माइल। तो फ्रैंक ने क्या किया, नॉर्मली अगर ऐसा डांटा है और सर दर्द है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और प्लीज मुझे कॉफी बना दो, स्वीट हार्ट उसको बुलाया, ये सब बोला, तो फ्रैंक ने क्या किया, नॉर्मली अभी इसका मूड नहीं है तो नॉर्मली शायद वो चला जाता या जवाब नहीं देता या ठीक है या जो भी कुछ है, लेकिन आज फ्रैंक ने बहुत अलग एक्शन ली। आज वो शिव के पास आके बैठा, उसके गले में हाथ डाला और बहुत बड़ी मुस्कुराहट देते हुए वो बोला, यू कॉल्ड मी स्वीट हार्ट, अरे तुमने मुझे स्वीट हार्ट बुलाया, दैट्स द नाइसेस्ट थिंग आई हैव हर्ड ऑल डे। अरे वाह, आज के दिन का तो ये सबसे अच्छी बात है, आज के दिन की ये सबसे अच्छी बात मेरे कान पे पड़ी है। एंड ही गेव हर अ बिग किस, और उसने उसका चुंबन लिया। ऑल आई हैव बीन लिसनिंग टू सिंस आई वोक अप इज माय जज गिविंग मी अ हार्ड टाइम। सुबह से मैं उठा हूं तब से मेरा जज मुझे इतना रोक टोक रहा है, खुले मत रहो, लोग देख लेंगे, बर्तन घिसा, देखा बर्तन नहीं घिसते, तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम ये खाते हो, तुम बहुत सुनते हो, सारी बातें बोलते हैं। सुबह से मेरे इनर जज ने आज मुझे इतना तंग किया है कि आज के दिन का सबसे सुंदर शब्द तुम्हारे मुंह से मैंने सुने, और वो है तुमने मुझे स्वीट हार्ट बुलाया। और ऐसा कहते हुए वो प्यार से अपने बीवी के पास बैठे। ओके, अब यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। तो ये तो समझ में आ गया है कि हमारा इनर जज बोल रहा है, जैसे फ्रैंक और शिव के साथ हमारे भी समझ में आ रहा है ना कि यस, ये मेरा इनर जज बोल रहा है या मुझे रोक रहा है या टोक रहा है, जो भी है। अब इस जज का क्या करें? नेक्स्ट चैप्टर 8 पेज नंबर मैं आज बताना भूल गई, 97, 98, 99, एंगेजिंग द जज। अब इस जज को बिजी कैसे रखें या इसके साथ कैसे जुड़े? You have seen that your ability to identify judgments as attacks and respond to them appropriately and effectively is usually blocked. देखो, हमने ऑलरेडी ये देखा है कि वो जजमेंट है ना, हमारा अंदर का जज, वो अचानक अटैक करते रहता है, जजमेंट्स पास करते रहता है हमारे पे, और फिर हम लोग प्रतिक्रिया ऐसी दे देते हैं। जैसे आपको अगर वो याद है तो उसका नाम मैं भूल गई, उसके बॉस ने आके उसको डांटा और वो अपनी नौकरी चली जाएगी इस डर में वो पर मतलब वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया। वही बात वो बड़ी शांति से बोल सकता था, राइट?
तो हम लोग इफेक्टिवली जवाब नहीं देते और जो भी हमारी क्षमता है इसको ब्लॉक कर देते हैं. This is because although some part of you recognizes the attack as dangerous and responds to ward off or minimize the emotional and physical effects of the incoming energy, simultaneously another part of you believes in the judge's authority. तो ये हमने ये भी देखा कि वो जो अटैक होता है उसको हम रिएक्ट कैसे क्यों कर देते हैं. हम शांति से सोच समझ के एक्शन क्यों नहीं लेते और रिएक्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं. हम डर जाते हैं, लेकिन वो एक ही बात नहीं है. डर के सर्वाइवल डर के हम डिफेंस में चले जाते हैं, लेकिन वो एक ही बात नहीं है. दूसरी ये बात है कि हमें लगता है कि वो अंदर की आवाज जो हमें डांट रही है वो उसका हक है. We feel that the mind is authorized to evaluate and judge us and attack us. ये स्टेटमेंट जो मैंने किया और ये जो मैं पढ़ रही हूँ इसके बारे में थोड़ा सोचो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज वो पावर हमने माइंड को दे दिया है. जो पावर हमने हमारे पास रखना चाहिए, हमने माइंड को डिक्टेट करना चाहिए, उसके बदले हमने सारी अथॉरिटी माइंड के पास दे दी है और माइंड हमें डिक्टेट करता है. माइंड हमें कहता है कि तुमने कितना अच्छा महसूस करना है या कितना बुरा महसूस करना है. माइंड हमें कहता है कि तुम कितने सही हो और तुम कितने गलत हो. माइंड यानी माइंड का वो हिस्सा जो ईगो है, सुपर ईगो है या जज है. ठीक है. If you look closely, you will see that though it may not like the judgment, the second part believes it needs the support of the authority and is afraid to let go of the connection with the judge. क्यों हम इस सुपर ईगो जज से छूट नहीं पाते? ओके, क्योंकि ये डर है, वो अथॉरिटी है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कोई भी निर्णय लेने के लिए इसका सहारा लेना जरूरी है. We need the support. We feel that without the support of the mind, nothing will happen. अगर इसका सपोर्ट नहीं रहा हमारे ईगो का तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये हमें लगता है. This part is connection with the judge. This part is more interested in getting the judge to change the judgment or better yet to take it back. तो हम अगर हमें जो माइंड बोल रहा है, जो हमारा जज, इनर जज या सुपर ईगो जो बोल रहा है, अगर वो हमें पसंद नहीं आता तो हम तुम्हें पसंद हो या नहीं हो मैं बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नहीं बोलते. हम डिफेंस में जाते हैं और उसने जो बोला है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि तुमने कहा ना कि ये अच्छा नहीं है या तुम्हें ये अच्छा तुम्हें ये कभी भी अच्छा नहीं लगा, तुम कैसे ये ले रहे हो. अगर हमारे माइंड ने ये, हमारे ईगो जज ने ये बोल दिया तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, नहीं अब तो मैं डिफेंस में जाते हैं, कारण देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं और कहते हैं कि नहीं पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता है तो अब मैं इसका स्वीकार कर रही हूँ. यानी तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो क्योंकि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम उस जज को आंसरेबल हो, उसके पास तुम्हें सवाल पूछने की अथॉरिटी है और तुम्हें उसे जवाब होना. वो प्रिंसिपल है, तुम टीचर हो और प्रिंसिपल को तो जवाब देना ही पड़ता है, राइट. तो हम उसको तो नहीं अब तुम जजमेंट चेंज करो कि ये पहले जो था कि मुझे अच्छा नहीं लगता अब मुझे अच्छा लगता है, तो हम उसको जजमेंट चेंज कराने की कोशिश करते हैं या तो उस जजमेंट को कैंसिल कराने की कोशिश करते हैं. देखो कितनी सूक्ष्म स्तर पे हमारा इनर वर्किंग चलता है, हमारे ध्यान में भी नहीं आता, राइट. सो all engagements avoid the fundamental effect of attacks on you. तो अगर तुम उसके साथ हेड ऑन जुड़ोगे तो उसका परिणाम तुम पर नहीं होगा. ये सबसे पहली बात यहाँ पे वो बता रहे. all engagements avoid the fundamental effects of attack on you. This effect is to bind you into a debilitating relationship with the judge.
तो जो कमजोरी के स्थान पे तुम हो, जब वो जज के साथ हेड ऑन तुम जुड़ोगे या उसके साथ उसको जुड़ोगे, यानी तुम उसको पूरा ध्यान दोगे लेकिन कोई जजमेंट नहीं पास करोगे या उसको कुछ नहीं बोलोगे, तुम एक दृष्टा भाव से जब उसको देखोगे, उसकी बातें दृष्टा भाव से सुनोगे, क्रिया प्रतिक्रिया दिए बगैर, ऑलराइट, तो ये जो तुम्हारा कमजोरी का नाता है, यानी तुम मास्टर मैं सर्वेंट, ये जो नाता है ना, ये नाता खत्म हो जाएगा. Engagements accept this relationship and in fact preserve it, thereby buying into the judge's world, because judgment intentionally provokes self-rejection through evoking a negative self-image. Engaging the judgment means becoming involved in the self-rejecting process and accepting this negative self-image. हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर ध्यान में नहीं आ रही है बात तो दोबारा बात करेंगे अपन. देखो, जब हम उसके साथ जुड़ेंगे, जब हम दृष्टा भाव रखकर बिना क्रिया प्रतिक्रिया के, जब वो जो भी जज बोल रहा है उसको सुनेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो हम अपने आप उस वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे. किस तरह से जुड़ जाएंगे? तो सुना मैंने लेकिन उसके ऊपर कुछ किया नहीं. तो अगर मेरा सेल्फ इमेज नेगेटिव है तो नेगेटिव सेल्फ इमेज का मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी है उसका मैं स्वीकार करती हूँ, राइट. सो बिकॉज judgment intentionally provokes self-rejection through evoking a negative self-image. Engaging the judgment means becoming involved in the self-rejecting process and accepting this negative self-image. Engagements are active modes of self-rejection provoked by a judgment. अब judgment जो है ना, वो जानबूझकर ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर्स है, वो हमें ट्रिगर करने की कोशिश करता है, और जितना वो हमें ट्रिगर हम ज्यादा होंगे उतना हम खुद से दूर जाएंगे. आई विल से द होल थिंग अगेन. सोबत की वो एक बात ये बता रहे हैं कि अगर तुम उसको दृष्टा भाव से रखोगे, अगर तुम उसको सिर्फ देखोगे लेकिन कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तो वो प्रोसेस जो भी हो रहा है एक्चुअली उसमें तुम नहीं जुड़ रहे हो. आई मीन यू आर बीइंग विद द प्रोसेस but you are not going to act or react on it in any way. And so what will happen is, जो भी है, you will be in the acceptance mode of whatever it is. All right. When engaging, your focus is not on rejecting yourself. तुम वो प्रोसेस में जब है तो खुद को तुम नाकार नहीं रहे हो. देखो, कल ही उन्होंने समझाया, स्वीकार करना यानी नाकार नहीं करना. Remember, to accept also means to not reject. So जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम रिजेक्शन नहीं है, तो नेगेटिविटी कहाँ से आएगी? आ रही है बात समझ में, और इज इट बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड? लेकिन आरती में स्वीकार अस्वीकार दोनों ही गायब होते हैं ना. हाँ, नहीं, देखो, दोनों है बोला तो जो भी है, जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, जो भी भावना फील हो रही है, जो भी एक्शन हो रहा है, उसका स्वीकार. जो है जैसा है उसका स्वीकार करना, इसका मतलब उसको नाकारना नहीं. जैसे मैंने कल बोला ना कि सच बोलना यानी झूठ नहीं बोलना, राइट. इट इज, देखो, जैसे हम अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ द यमस. अहिंसा यानी हिंसा न करना. हाँ, सत्य यानी असत्य न बोलना. ऑल द यमस. अपरिग्रह यानी परिग्रह ना करना. तो स्वीकार यानी नाकार ना देना. टू एक्सेप्ट मीन्स टू नॉट रिजेक्ट. सो रिजेक्शन इज अ एक्शन. You are not taking that action. You are remaining where you are.
अगर तुम्हारा माइंड तुमको बोलता है कि अरे यार अब तुम अच्छे नहीं दिखने लगे, अब तुम्हारी उम्र से देखो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे या त्वचा वैसी हो रही, या जो भी कुछ दिमाग में आता होगा, अगर ऐसा कुछ तुम्हें बोलता है तो तुम उसको कोई रिएक्ट नहीं करते हो, यानी उसका स्वीकार करना, उस मतलब से मैं बोल रही हूँ मीना बहन, आया ध्यान में? उस मतलब से। हाँ, नहीं तो क्या विचार विचार है, हमको कुछ हाँ, फर्क नहीं पड़ता, आए और जाए। हाँ, आए और जाए, बिल्कुल जाने देना है, जो आया है उसको आने देना है, लेकिन उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है, ठीक है? ऑल राइट, so now when engaging, your focus is not on rejecting yourself, your focus is on dealing with the judgment. तो अरे मैं कितनी गंदी दिखती हूँ, या मतलब उसी एग्जाम्पल को मैं आगे चलाती हूँ, या तो अरे मैं अब ऐसे वॉट एवर, आई डोंट नो, पता नहीं लोगों को क्या क्या दिमाग में आता होगा आईने में देखने के बाद। तो तुम वो जो थॉट आया है कि अरे अब मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या अब मैं बूढ़ी दिख रही हूँ, या पता नहीं क्या जो भी कुछ, या मेरी स्किन काली पड़ गई, या मुझे डार्क मार्क्स आ गए, या जो भी कुछ है, वो जो है उसको तुम सुनते हो लेकिन कुछ नहीं करते हो, उसको तुम ना नहीं बोलते कि नहीं 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 नहीं, मैंने खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए। तो फिर वो जो थॉट आया है कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, एंड यू लुक इनटू द मिरर एंड यू कीप सेइंग नो नो आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग गुड, मैंने पॉजिटिव एफर्मेशन का क्लास अटेंड किया है तो अब मैं पॉजिटिव बोलूंगी, नहीं, जो जो भी है जैसा है वैसा उसका स्वीकार, ओके? But the self-rejection is implicit through the very fact of engaging the judge in relationship. To truly defend against an attack, that is to disengage, would be to see the judgment as an unacceptable invasion or intrusion and take whatever action is needed to end it. Clear and simple. This would mean not being involved with the judge at all. अच्छा, और एक सिंपल एग्जाम्पल, तुम लाख बोलो, मैं जवाब ही नहीं दे रही हूँ। हाँ, झगड़ा करने के इरादे से तुम कोई विषय निकालो और उस पे बातें करने लगो, लेकिन मैं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हूँ। तो ये जो हमारा अंदर का जज है, इसको रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, तो अकेला अकेला कितना बात करेगा वो, एक पॉइंट पे आके चुप बैठ जाएगा। ये हो गया स्टेप 1, लेकिन फाइनल स्टेप ये होगा कि उसकी आवाज बंद कर दे, लड़ झगड़ के नहीं, लेकिन उसको ध्यान दिया नहीं दिया नहीं दिया नहीं वो कंटाल के चला जाए, उसका अंत आए, ये फाइनल स्टेप होगा, ठीक है? या ऑल राइट, तो ये था एंगेजिंग द जज का इंट्रोडक्शन। साइड हेडिंग है मोड्स ऑफ एंगेजमेंट। अब ये अंदर का जज जो है उसको हम किस तरह से ऑक्यूपाई, या इसके साथ किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, ठीक है? However, we start from where you are. You continually and most often unconsciously engage judgments or attacks. Again, मैं ये engagement ये जो शब्द यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिमाग में एक थॉट आता है कि अरे आम की सीजन आ गई है, समझो फॉर एग्जाम्पल, फिर उसको लग के थॉट आता है कि इस बार क्या भाव होगा पता नहीं, गए साल तो बहुत अच्छे आम खाए, अब इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं नहीं गए साल तो फिर वजन भी तो बढ़ गया था, और अभी इस साल शुगर भी आ गई है, तो अभी नहीं नहीं आम से दूर ही रहना ठीक रहेगा। शुगर आ गई है, पता नहीं कैसे आ गई यार, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये मैं सब कुछ करती हूँ करता हूँ, फिर भी ये कैसे आ गई, क्या इसमें कोई गड़बड़ी होगी? अच्छा, इसके लिए कुछ तो नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करती शायद इसलिए ये होते जा रहा है, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, डाइट भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन देखो हमारा इंडियन कुकिंग ही ऐसा है कि जिसमें घी तेल इतना सारा, आया ध्यान में? वो इस एक सेंटेंस को तुम एंगेज हो गए, तुमने उनके साथ सगाई कर ली, अब चालू हो गया संसार, आई मेरी बात ध्यान में? हाँ, तो वही पहला सो वाक्य है ना, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना, उस विषय पे चर्चा नहीं करना,
उस विषय पे उनके साथ संवाद शुरू नहीं करना। वो अंदर से जो भी बात आती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग रहने दो, डायलॉग मत बनाओ। डोंट आंसर, डोंट एंगेज विद इट, ठीक है। नाउ देर आर 3 बेसिक मोड्स ऑफ एंगेजिंग एन अटैक। अब जब कभी हम पे अंदर से हमारा ही अंतर्मन, हमारा ही ईगो, सुपर ईगो जज जब हमें अटैक करता है तो 3 तरह से हम जवाब दे सकते हैं। एक है काउंटर अटैक। हम हमारे माइंड को बोल सकते हैं चुप बैठ, तू मेरे को कुछ बोल मत, मेरा मैं देखेगी। ये हो गया काउंटर अटैक। दूसरा है रैशनलाइज। अरे नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, वो पहले की बात थी, अब वो नहीं है, ये है वो है, एक्सप्लेनेशन। ये आ गया रैशनलाइज। पीस एंड रैशनलाइज एंड एब्सॉर्ब, हाँ, और वो जो बोला है उस पर चिंतन मनन करना। और तीसरा है और कोलैप्स, तो उसके मार के नीचे गिर जाना, डिप्रेस हो जाना, बुरा मान लेना, दुख मनाना। दुख करना नहीं बोलूंगी मैं, दुख मनाते हैं हम, हमें बहुत मजा आती है दुख में रहने के, तो हम इसको मनाते हैं, जैसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और कोलैप्स, तो ये 3 तरह, काउंटर अटैक, रैशनलाइज एंड एब्सॉर्ब और कोलैप्स, ये 3 हमारे रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन तीनों भी ऑल बाय इनटू द जजमेंट्स बट एक्सप्रेस इट डिफरेंटली। तीनों ने जज की बात तो सुनी, वो जजमेंट का स्वीकार तो किया, लेकिन अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दी। As you become aware of this process, you will see that you tend to favor one depending largely on your own learned survival style. फिर जब ये तुम ऑब्जर्व करोगे कि मैं काउंटर अटैक करती हूँ या एक्सप्लेनेशन देती हूँ या मैं कोलैप्स हो जाती हूँ, ये जितना मैं ऑब्जर्व करूंगी तो ये 3 में से कोई तो भी एक टेक्निक सर्वाइवल की मेरी होगी जो ज्यादातर मैं यूज करती रहूंगी। कि मैं हमेशा ही काउंटर अटैक करती हूँ, या मैं हमेशा ही ज्यादातर मैं रैशनलाइज करती हूँ, या ज्यादातर मैं कोलैप्स हो जाती हूँ। बस ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैं बिल्कुल उदास हो जाती हूँ। ये वाला अगर तुम्हारा स्टेटमेंट है तो इसको कहेंगे कोलैप्स। हार मान ली, शस्त्र रख दिए नीचे, राइट। तो तुम्हारा कौन सा स्टाइल है ये तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। अगर अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। काउंटर अटैक, इन दिस मोड यू अटेम्प्ट टू फाइट बैक एंड डिफीट द जज। काउंटर अटैक में तुम क्या कोशिश करते हो कि वो जज को के साथ लड़के उसको हराने की कोशिश करते हो। Your attempts is to throw the energy back where it came from and at the same time direct more firepower at the attacker. तो वो जज को डांट दिया, तुम चुप बैठो, तुम मेरे को ये सब मत बोलो, मुझे ये नहीं सोचना है, ये वगैरह वगैरह जो बोला ना उसने, अगर 2 की मात्रा पे उसका आवाज चढ़ा होगा तो तुम 4 पे चढ़ाते हो। हाँ, वो धीरे से चिल्लाया होगा तो तुम जोर से चिल्लाते हो, यानी उसको ज्यादा तुम डांट देते हो। The desire is to respond so intensely that the attack will stop, which you believe requires wounding the attacker. तो तुमको ऐसे लगता है कि उसको सिर्फ चुप नहीं बिठाना है, उसको ऐसा घाव देना है कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाए। This behavior usually involves blaming others. लेकिन ऐसा बर्ताव में क्या होता है, ज्यादातर ब्लेम गेम चलता है। मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, ये ब्लेम गेम चलता है। एंड कंप्लीटली रिजेक्टिंग एनी डेफिशिएंट फीलिंग्स इन योरसेल्फ, और मेरी कोई गलती हो सकती है इसको पूरी तरह नकारना, और किसकी गलती निकालूं उसको ढूंढना। ये प्रकार की वृत्ति वाले लोग ऐसा करते हैं। The energy is explosive, intense and quick. तभी जो ऊर्जा होती है ना वो बहुत बॉम्ब की तरह फूटती है, shot from the hip and often below the belt, और बुरी तरह घायल करती है। Your body generally feels
एनर्जाइज, टॉट एंड हाईली रिएक्टिव। और उस समय अगर तुम अपने बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा बॉडी बिल्कुल टाइट और ऊर्जा से भरा हुआ, और जैसे कि वो खिंचा हुआ तार होता है ना, अगर छेड़ दिया तो टंग करके बच जाएगा, वैसा बॉडी तुम्हें टॉट, जो TAUT टॉट जो शब्द है, ये ऐसा तुम्हारे शरीर में तुम्हें महसूस होगा। देयर इज यूजुअली नो थिंकिंग इन्वॉल्व, सोचने के लिए तुम रुकते नहीं हो, जस्ट एक्शन, डायरेक्टली एक्शन ले लेते हो। However, counter attacking doesn't achieve disengagement because the result is an escalation of the interaction. अब तुमने घाव मारा है, यानी तुम उसके साथ लड़े, यानी तुम उसके साथ जुड़ गए, यानी अब युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो मोड है, ये जो टेक्निक है, ये काउंटर अटैक की जो वृत्ति है, ये बहुत खतरनाक है, ये अच्छी नहीं है। However, there is usually no thinking involved, just action. However, counter attacking doesn't achieve disengagement because the result is an escalation of the interaction and continued avoidance of your real experience. जो भावना जागृत हो रही थी, जो थॉट आ रहा था, उसको तुमने कट शॉर्ट कर दिया, तो क्या तुम्हारा अनुभव पूर्ण हुआ? नहीं हुआ। तो काउंटर अटैक में हम जो भी उभर रहा है उसको पूरी तरह उभरने देना और फिर उसका रिलीज भी होने देना, हमने प्रक्रिया पूरी होने ही नहीं दी। जब ऐसा हम करते हैं तभी वो दूसरी बार जब खड़ा होगा तब वो और ताकतवर बन के खड़ा होगा। So when you counter attack an attack, the counter attack to your counter attack is going to be even worse than before, alright? क्योंकि युद्ध ललकार दिया, अब तुमने जुड़ गए तुम उसके साथ। An example of counter attack, देखो कैसे होता है, एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। Who did your hair? I will make sure never to go there. तुम्हारे बाल किसने काटे हैं, यानी जो भी हेयर स्टाइल किसने की है तुम्हारी, मुझे बता दो, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज यू कुडंट पे हिम इनफ टू गो नियर व्हाट्स ऑन योर हेड। हाँ, पर उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि मैं जिसके पास गई हूँ ना, उसके पास पैसे देने, वहां पे जितना पेमेंट देना पड़ता है वो तुमने नहीं परवड़ेगा। समझा? कैसे काट दिया खटाक से। फिर से रिपीट करती हूँ, किसने तुम्हारे बाल हेयर कट या हेयर स्टाइल बनाई है, मैं तो कभी ना जाऊं उसके पास, काट दिया, राइट? तो वो काउंटर अटैक है। तुम क्या जाओगे, तुमको वो परवड़ेगा ही नहीं जिसके पास मैं गई थी। सो दिस इज लाइक वेरी रफ cutting kind of an thought that comes. Frank counterattacks his judge in chapter 4 episode, and he and Sue counterattack each other in chapter 10 episode. देखा, फ्रैंक ने जैसे स्यू की गलती, स्यू ने फ्रैंक की गलती, तो कैसे एक दूसरे को ये काउंटर अटैक करते रहे हैं, राइट? तो ये था काउंटर अटैक। अब दूसरी प्रकार की जो वृत्ति है वो है रैशनलाइज। In this mode, you try to justify or explain yourself to argue your way out of the judgment. अगर जजमेंट है ना, तुमने ये बहुत गलत काम किया, तो तुम नहीं, अरे ऐसा था वैसा था, मैं क्या करती, ये वो एक्सप्लेनेशन देके, प्लीज मुझे ऐसे तुम मत बोलो कि मैंने गलत काम किया। तो तुम रैशनलाइज करके, एक्सप्लेनेशन देके जजमेंट को चेंज करवाने की कोशिश में लग जाते हो। फर्क ध्यान में आ रहा है? Are you with me, guys? Friends, are you with me? Okay, wonderful. So, in this mode, you try to justify or explain yourself to argue your way out of the judgment. The response feels flat, lifeless, and mental, as if denying the reality of being attacked. मेरे पे वार हुआ है, इस बात को ही मैं मान्य नहीं करती, इस प्रकार की प्रतिक्रिया है मेरी यहाँ पे।
एक्सप्लेनेशन देना यानी मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि नहीं कोई वार नहीं हुआ, अरे नहीं उसने बोल दिया, उसने कह दिया तो मैं जवाब दे रही हूँ। अरे भाई तुम पर अटैक हुआ है, देखो तो सही, तुम पे जजमेंट पास किया गया है, लेकिन उस जजमेंट को ही हम महत्व न देते हुए उसको कम दिखाने की कोशिश करते हैं। You are solidifying your outer walls, shoring up weak spots to prevent the attacking energy from penetrating and exposing the alleged deficiency. The body में तो तुम क्या कर रहे हो, कवच बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो जो अंदर से अटैक आया है वो तुम्हें बुरी तरह घायल ना करे। तब शरीर में कैसा महसूस होता है, द बॉडी में फील स्टिफ, एक तणाव महसूस होगा शरीर में, ताठरपणा म्हणतो ना आपण तो जाणवतो। ओके, स्टिफ एंड ड्राई, इवन वुडन। इफ यू आर अवेयर ऑफ इट एट ऑल, अगर तुम ध्यान दोगे कि तब तुम्हारे शरीर में क्या महसूस होता है, तो जैसे लकड़ी की तरह बिल्कुल टाइट ऐसे महसूस होता है। The body will feel stiff and dry, even wooden, if you are aware of it at all. You will notice that what you say never completely answers the judgment. और तुम कितना भी explanation दो, अंदर से जो सवाल पूछा गया है उसका परिपूर्ण जवाब तुम नहीं दे पाओगे। There is always a more perfect answer just ahead. तो तुम explain करते ही जाओगे क्योंकि ये जवाब ठीक नहीं है, नहीं इसको और बेहतर समझाया जा सकता है, तो तुम समझाते ही चले जाओगे, समझाते ही चले जाओगे। एंड इन दिस वे द एंगेजमेंट नेवर स्टॉप्स, और फिर तुम्हारा और तुम्हारे जज का संवाद कंटिन्यूसली चालू रहेगा, तुम्हारा संबंध टूटेगा छूटेगा नहीं। मेन आर पर्टिकुलरली प्रोन टू दिस फॉर्म ऑफ एंगेजिंग, ज्यादातर पुरुष इस तरह से होते हैं, which is experienced as withdrawal from emotional contact with themselves or others. खुद के अंदर ही वो सिमट जाते हैं और वो जुड़ना नहीं चाहते और खुद को दूर कर लेते हैं, खुद से और दूसरों से भी। एक एग्जाम्पल ऑफ अटैक रैशनलाइज, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। हाउ कम यू नेवर रिमेम्बर टू गेट मी फ्लावर्स, तुम कैसे मेरे लिए हमेशा ही फूल लाना भूल जाते हो। वेल आई नेवर नो हाउ टू चूज द राइट काइंड, अरे मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें कौन से पसंद आएंगे। एंड बिसाइड्स माई सेंस ऑफ कलर इज रियली बैड, और मुझे वो रंगों में ज्यादा कुछ समझता नहीं है। एंड इट नेवर सीम्स लाइक अ गुड प्रेजेंट बिकॉज दे ओनली लास्ट अ फ्यू डेज, और फिर लाने में भी क्या मतलब है, कुछ दिनों में तो वो मुरझा जाएंगे। तुम हमेशा मेरे लिए फूल लाना भूल क्यों जाते हो, या फूल लाना याद क्यों नहीं रखते हो, ऐसा पूछा था उसने। कितने बहाने दे दिए, कितने कारण दे दिए, देखा। तो इस तरह का संवाद हमारे सर में चलता है। फ्रैंक rationalizes his judges attacks in chapter 2 and 6 episodes. All right, अब तीसरा प्रकार है absorb or collapse. Here you give up internally, replacing opposition with compliance in an effort to appease the attacker and make the situation okay again. जाने दो, सॉरी 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 बोल दो, झगड़ा खत्म करो। बुरा मान लो, गिल्ट महसूस कर लो, रिग्रेट कर लो, अशेम्ड फील कर लो, शर्मा जाओ, लज्जा आ जाने दो। जो भी वो सामने से अटैक है उसको शरणागति, वो तुम्हें बुरा महसूस करवाना चाहे, वो तुम्हें कुछ भी जो भी महसूस करवाना चाहे, तुम वो महसूस कर लेते हो, शरणागति ले लेते हो। दिस रेस्पॉन्स इज मोस्ट एविडेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ प्लेकेटिंग एंड कंप्लेनिंग। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत कंप्लेनिंग किस्म के लोग होते हैं। यार यही नहीं होता, वो ही नहीं होता, और क्या करे, अब ऐसा ही है, अब जाने देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऐसे ये लोग होते हैं। There is usually a dramatic loss of energy, a feeling of hopelessness and often depression. ऐसे लोगों को लगता है कि अरे अचानक जैसे बलून से हवा निकल गई, वैसे शरीर से ऊर्जा निकल गई, फुस हो जाते हैं। वो थॉट आते ही जब वो शरणागति पत्कार ले लेते हैं तो वो फुस हो जाते हैं और होपलेस फील करते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं।
द बॉडी में रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ कोलैप्स विथ राउंडेड शोल्डर्स। शरीर कैसा है, तुरंत वो कांधे गिरा देते हैं, यू नो, दे बेंड डाउन, हाँ, कांधे गिरा देते हैं। केव्ड इन चेस्ट, और छाती उनकी सिकुड़ जाती है। एंड कर्व्ड अंडर पेल्विस, योर टेल टक्ड बिटवीन योर लेग्स, और जो कमर का भाग है ना वो ऐसे अंदर अंदर चला जाता है, जैसे कि वो दुम दबा दी, हाँ, कुत्ते बिल्लियां करते हैं ना, वो दुम दबा देते हैं, अपनी टेल अपने पैरों के बीच में ले लेते हैं। बस ये काइंड ऑफ पोस्चर ऐसे व्यक्तियों का होता है। You tend to continue the engagements by linking the judgment to all kinds of other issues, then exaggerating your deficiency and failure. ऐसे लोगों का क्या कहना, क्या करे, नसीब ही ऐसा है, परिस्थिति ही ऐसी थी, यहाँ से भी ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकते, यू नो, इस तरह की इनकी बातें होती है। यू टर्न मोल हिल्स इनटू माउंटेन्स, बात का बतंगड़ बनाते हैं ये, इतना सा कुछ हो रहा है तो वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। दिस सीम्स टू बी अ मोर सोशली सपोर्टेड वे फॉर विमेन टू एंगेज रादर देन मेन। तो जैसे वो रैशनलाइजेशन पुरुष करते हैं, मेन आर फॉर मास एंड विमेन आर फॉर फ्रॉम वीनस, किताब पढ़ी होगी कुछ लोगों ने आपने, तो वो पुरुष उस तरह के रैशनलाइजेशन में जाते हैं, और ज्यादातर स्त्रियां इस तरह कंप्लेनिंग, एब्जॉर्ब, कोलैप्सिंग मोड में चली जाती है। It is often experienced as feeling needy for approval and unbroken emotional contact with others. मन से वो दिल से वो जुड़ के, भावनाओं के माध्यम से वो जुड़ के रहना। तुम्हें मेरे लिए तुम्हें बुरा फील होना चाहिए, ये कोशिश रहेगी, हाँ, कि तुम मुझ पर दया करो, या तुम मुझे, that kind of a thing, you know, where you please try to understand me, please this, that and the other. Okay, this seems to be a more socially supported. Okay, an example of attack absorb. अब इसका देखो, एक उदाहरण दे रहे, how come you were $150 off in balancing your checkbook again? अरे फिर से हिसाब में तुमने गड़बड़ कर दी, $150 का या $150 का फर्क आ गया है। जवाब क्या आता है, I am a failure. I have probably bounced 5 checks and I will never make enough money to be able to take a vacation. या देखा क्या क्या, अरे स्वीकार कर लिया कि कैसे हो ही नहीं सकता, गलती कहाँ हुई है वो देखने से पहले हाँ हाँ हुआ ही होगा क्योंकि मैं हूं ही ऐसी, इस तरह का व्यवहार। ये Sue demonstrate the absorbing engagement in the episode with this chapter and in chapter 14 and 16 episodes. तो सू, ये घड़ी खराब है, मैंने लैंड लेडी के पास से, मुझे पता था, मैंने पहले ही पेंटिंग करवाना, शिफ्ट होने से पहले पेंटिंग करवा लेना चाहिए था, मुझे पता। देखो हाउ शी इज फीलिंग, वो ड्रेन्ड फील कर रही है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, और वो सोच रही है कि मैं अगर दिन भर अगर बिस्तर में पड़ी रहूं तो कितना अच्छा होगा। हाँ, ये सू का एग्जाम्पल था यहाँ पे। ऑल राइट, अभी एक थोड़ा सा अगर if you are dozing off, please wake up, because now we come to an even more important aspect, and that is survival of the child. अभी ये अलग से साइड हेडिंग है, मोड्स ऑफ अटैक, कैसे कैसे अटैक हो सकते हैं और उसमें डिफेंसेस कैसे हो सकते हैं, ये हमने देखा। अब देखो, हम अडल्ट है, हम कोई ना कोई मोड से मतलब खुद का बचाव कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चे का क्या, हमारे अंदर का वो बच्चा, अवर इनर चाइल्ड, सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड, वो जो बच्चा जो जिसमें उतनी ताकत नहीं है, वो कैसे जिंदा रहेगा, हाउ विल ही मैनेज? Energetically, these 3 modes exemplify the 3 responses available to a young child in the face of parental judgment, criticism or threatening demands. ओके, जब भी माता पिता बच्चे से जवाब मांगते हैं, उसे जज करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं या उसको धमकाते डराते हैं, तब हर बच्चे के पास ये 3
तरह से बचाव के ये 3 साधन है। क्लियर? यू ऑल आर विथ मी? या ये 3 साधन है। अब फाइट बैक, शट आउट और गिव अप 3 है। एक तो लड़ो, या तो बंद कर दो, दूर चले जाओ, और या तो शरणागति ले लो। ये 3 all are responses to an experience of threat to the child's psychic survival। अगर इनमें से वो 3 में से कुछ नहीं करेगा तो वो बचेगा नहीं, और उसके जिंदा रहना, बचना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे लिटरली भी मत लेना, जान नहीं जाएगी उसकी, लेकिन उसका ईगो चूर चूर हो सकता है, या उसका आत्मविश्वास जो है, देखो शब्द आत्म और विश्वास, आत्मा के जो गुण धर्म है ये खत्म हो सकते हैं। जब तक उसको डराया, धमकाया, डांटा नहीं जा रहा, तब तक वो अपने आत्मा के साथ है। वो उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली जो भी करता है वो करता है। लेकिन जब ये कोई चीजें होने लगती है माता पिता के पास से, तो वो खुद को डिफेंड करना शुरू कर देता है, और उसके पास 3 माध्यम है, या तो वो लड़े, या तो वो दूर हो जाए, या तो वो शरणागति ले ले, गिव अप कर ले। All are responses to an experience of threat to the child's psychic survival. These modes are analogous to the basic survival responses to physical attack. देखो, हम पर जब वार होता है, हाँ, हम तुरंत बचाव के लिए जो एक्शन रिएक्शन, तो हम तब भी हमारे भी जो रेस्पॉन्सेज है वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं, वो 3 होती है। या तो हम फाइट करते हैं, या तो हम फ्रीज हो जाते हैं, और या तो हम बेहोश हो जाते हैं। वो दर्द, वो दुख को पहुंचने ही नहीं देते, या तो वो दुख दर्द के साथ लड़ते हैं, और या तो क्या करूं समझ में नहीं आता है। फ्लाइट इज नंबर 4। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं फाइट, फ्रीज, फेंट और फ्लाइट। तो फाइट और फ्लाइट के बीच में इन्होंने फ्रीज और फेंट दो रेस्पॉन्सेज और डाल दिए हैं यहाँ पे। In order to understand a profound turning point in a child's development, let's consider one thread of the complex tapestry of an early childhood. अब देखो, जब बच्चा जब बड़ा होते रहता है, जब वो बच्चा होता है, हम जब बच्चे थे, तब हम आज जो भी बने हैं, या हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, तो हमारे डेवलपमेंट में बहुत, जब हम छोटे थे तब कुछ चीजें हैं कि जिसके वजह से हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो ये टर्निंग पॉइंट्स को जरा समझते हैं। She often feels attacked or condemned by parents on whom she is dependent for physical and emotional nourishment and protection. हमारे माता पिता का काम क्या है? खलील जिब्रान कहेंगे, your children come through you, not from you. तुम सिर्फ माध्यम हो बच्चों के लिए, जन्म लेने के लिए। Here what so माता पिता का काम है, उन्होंने बच्चों को नहीं बनाया है, वो रखवाले हैं बच्चों के, केयर टेकर जिसको हम कहते हैं, राइट? यही हमने खलील जिब्रान में पढ़ा था। तो उनका काम है शारीरिक और भावनिक सुरक्षता प्रदान करना, बच्चे को इमोशनली और फिजिकली सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना। सिर्फ सेफ और प्रोटेक्ट करना उतना ही नहीं, नरिश करना, यानी खत पानी देना। कैसा खत पानी? जिससे वो बहुत सुंदर उग सके, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। सो एज पेरेंट्स अपना 2 ही काम है, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। यस शांति, यू विश टू से समथिंग? गो अहेड, शेयर विद अस। या ऑलराइट, तो ये 2 बातें हैं, ये काम है। लेकिन ये इसके बदले अटैक होता है, इसके बदले कोसा जाता है। जिन्होंने हमें सुरक्षित रखना है भावनिक और शारीरिक स्तर पे, वही हमें फटकारे, वही हमें दुख दे दे, वही हमें डांट दे,
वही हमें लज्जा करवाए, हमें लज्जा है, या दे मेक अस फील गिल्टी, दे मेक अस फील अशेम्ड ऑफ अवर सेल्फ। हाँ, याद है बचपन में शेम शेम पॉपी शेम ऐसा कुछ तो भी बोलते थे, राइट? ये अगर हमारे साथ होता है तो ऐसा बच्चा को न तुमने सुरक्षित रखा है और न ही तुमने उसे खत पानी दिया या ने नरिश किया है। सो ऐसा उसके साथ होता है। सो मेनी टाइम्स पेरेंट्स एटीट्यूड्स, वर्ड्स एंड एक्शंस डू नॉट रिफ्लेक्ट और सपोर्ट हर इनर रियलिटी। तो वो जो छोटी सी बच्ची है, उसको कहे गए शब्द, उसके तरफ किया गया व्यवहार और जो एटीट्यूड उसके तरफ दिखाया जाता है, वो तो उसके अंदर उसको जो महसूस हो रहा है उससे बिल्कुल विपरीत होता है, राइट? शी फील्स हर्ट, रिजेक्टेड। कैसा महसूस करती है? दुख महसूस करती है, रिजेक्टेड महसूस करती है, यानी उसको जैसे कि नकार दिया हो, क्रिटिसाइज्ड, ignored, abandoned, manipulated और attacked। हम ये सब बच्चों को महसूस करवाते हैं। We make, and our parents have also done the same to us. As a child, we have felt hurt, rejected, criticized, ignored, abandoned, manipulated or attacked. In those moments, जब वो होता है, उस क्षण में she is caught between her emotional response of instinctually moving away to break off the connection with the attacker parent, the source of hurt, and a physical dependency and helplessness, urging her to stay to maintain the relationship with the attacker parent at all costs. उस क्षण में, उस एक क्षण में तीनों रेस्पॉन्सेस उसके अंदर आते हैं और वो तीनों के बीच में उसका युद्ध शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर, कि मैं क्या करूं। ये दुविधा नहीं त्रिविधा हो जाती है उसकी। वो सोचता है मैं क्या करूं, क्या मैं दूर हो जाऊं, क्या मैं सामने जवाब दे दूं, लड़ लूं, या क्या मैं झुक जाऊं, क्या करूं। ये अंदर उसके युद्ध स्टार्ट होता है जब भी उस पर पेरेंट्स अटैक करते हैं तभी, ओके। एंड इन अदर वर्ड्स, सॉरी, वेयर वाज आई, या और हाँ, और एक बात है यहाँ पे, हर फिजिकल डिपेंडेंसी एंड हेल्पलेसनेस अर्जेस हर टू स्टे एंड मेंटेन द, लेकिन तोड़ के तो नहीं चलेगा, जुड़े हुए तो रहना है, क्योंकि इनके साथ टूट गए तो हमें कौन देखेगा, राइट? इसलिए उसके मन में ये सारी दुविधाएं चलती है। Over time, each child gives up a certain part of her soul to satisfy the relationship demands of physical survival. और उसमें के आत्मा का एक एक टुकड़ा इस तरह से टूटते जाता है, अंदर से बिखरते जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। और friends, I can so relate to what I'm reading right now. अगर कोई व्यक्ति सोशली फाइनेंशियली सक्सेसफुल है तो वो अंदर से टूटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं समझना। उनके सर्वाइवल टैक्टिक्स इतने फैंटास्टिक वो बना देते हैं कि दुनिया के नजरों में वो बहुत नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए, बिखरे हुए होते हैं। या सो इधर वापस अपना माइंड का कंडीशनिंग, रीजनिंग मत देना। हाँ, डोंट लेट योर माइंड गो ऑन अ ट्रिप। जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव अटैक्ड द चाइल्ड इज ब्रोकन इनसाइड। This is the main point. So over time, I'm moving away. So she feels hurt, rejected, criticized. In those moments, she is caught between, ये भी हो गया। Over time, every child gives up a certain part of her soul to satisfy the relationship demands of physical survival.
the breadth and the depth of her field of consciousness becomes less and less because she must identify with the dependency of her physical needs. जिंदा रहना मेरी गरज है, खाना पीना छोना सोना रोटी कपड़ा और मकान मेरी गरज है, इनके बगैर मुझे रोटी कपड़ा और मकान मुझे कौन देगा? तो वो सिकुड़ जाती है अंदर से. This blocks her natural instincts of self-preservation as relationship preservation becomes the priority. अब self preservation, मैं खुद को दृढ़ सुदृढ़ कैसे रखूं, वो चला गया. मेरा कुछ भी होने दो, लेकिन ये संबंध नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये संबंध टूट गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी. हाँ, ये पॉइंट पे आ गया. सो उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो स्वभाव है, जो स्वाभाविक रीत से वो अपना बचाव कर सकती है, वो करना छोड़ देती है और हमेशा जो अटैकर है उसको गिव इन करती है. यही कहानी आगे जाके उसके हर रिलेशनशिप की बनती है, चाहे पति की हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो. हर बार, और जितना मैं झुकी रहूंगी, मार आबेल मुझे मार हो जाता है. अगर तुम मार खाने को तैयार हो तो मारने वाला अचूक मिलेगा तुमको. हमेशा ध्यान रखना. मैम, म्हणून इनर चाइल्ड हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Exactly, and that is why I told ki pay more attention to this aspect. But first we must understand how our inner child gets hurt. And you think that बहुत ज्यादा ड्रामा किया और रोज फटकारा और गालियां दी तो ही उसको दुख होता है, ऐसा नहीं है. तुम्हारा डिसअप्रूवल, अगर तुमने चेहरा भी ऐसा बना दिया कि जो डिस्गस्ट दिखाता है, तो वो बच्चा सिकुड़ जाता है. बाप रे, इसको मेरे से घिन आ रही है. My mother doesn't like me. My father hates me. Even that small little expression can cut the soul, can injure the soul. Yeah. So this blocks her natural instincts, contact with her true nature and thereby with her soul. The child cannot use the fourth option of fight. ये चौथा ऑप्शन वो यूज नहीं, ऑफ फ्लाइट, आई एम सॉरी, नॉट फाइट, ऑफ फ्लाइट. भाग के कहीं नहीं जा सकती. फाइट और फ्लाइट के बीच में वो चौथा ऑप्शन उसके लिए ओपन नहीं है. ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट और रनिंग अवे बिकॉज शी इज डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स फॉर सर्वाइवल. रोटी कपड़ा और मकान कौन देगा? शी इज नाइदर बिग नॉर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द अटैक विदाउट एंडेंजरिंग द रिलेशनशिप. उसके पास उतनी ताकत भी नहीं है, वो उतनी बड़ी भी नहीं है कि ये संबंध बिगाड़े बगैर समझौता करने की. वो क्षमता उसमें है ही नहीं. Nor can she understand the larger context so as not to experience it as an attack or threat. या तो उसके पास वो उतनी भी समझ नहीं है कि वो समझ सके कि ये अटैक हो रहा है और मैं अपना शांति से डिफेंस कर सकती हूँ. इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई है उस बच्चे में. Understanding the child's dilemma will help you to see that your engagement with the judge reflects a childhood pattern, a survival mechanism learned to ward off the energetic intensity of parental judgment or attack without threatening the ongoing relationship with the attacker. आपने पूछा ना, ये जानने से क्या होगा? ये एक्सरसाइज करके, ये प्रैक्टिस करके, ये जानने से क्या होगा? जब तुम जानोगे कि तुम्हारा मोड ऑफ डिफेंस कौन सा है, तो तुम्हें अपने बचपन का पैटर्न मिल जाएगा. अगर तुम शरणागत पत्कारते हो, या तो तुम खुद को दूर कर लेते हो सिचुएशन से, या तो तुम खड़ाक से प्रतिक्रिया दे देते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि बचपन ये आज का नहीं है, ये तुमने हजारों बार किया है पैदा होने के बाद से. तो वो बचपन का पैटर्न यहाँ पे तुम पहचान पाओगे, और तुम्हारा संबंध वो तुम्हारे अंदर के जज के साथ कैसा है
ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट तो इजी ही है। तो ये सारी डायग्नोसिस करने की प्रक्रिया चल रही है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, you know, where exactly there is a resistance, where exactly, how do I defend myself, how do I justify, do I give explanation, do I run away from the situation, or do I give in every time? So ye khud ko, this is all about getting to know who you really are. Yeah. So to establish your independence, you internalize your relationship with your parents as a psychic support, and the survival mechanism of engagement was internalized as a part of that process. माता पिता से तुम्हारा जो संबंध रहा है, as a part of that process, तुम आज तुम्हारे अंतर्मन के साथ वो संबंध में हो। अगेन मैं तुमको बोलती हूँ, if somebody appears very confident and is a good orator or whatever, don't think that that person is not injured inside. You might have very high intelligence and you might be suffering from it. अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना था, वो शादी.com है ना, जो शादी कराता है, हाँ, बड़ा सबसे बड़ा वो अभी चल रहा है। हाँ, वो कितना सारा डिप्रेशन का गोली खा रहा है। हाँ ना, रिजेक्शन। लेकिन उसकी शुरुआत कब से हुई होगी, वो बात है, राइट? Now you engage with your judge in your mind the same way you did with your parents a long time ago. तुम माता पिता के साथ तुम्हारा जो जिस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म था, आज भी वही डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लेस है, ये तुमको पता चलेगा। समझे? तो अपना मन का जो अंदर का वार्तालाप है, हाँ, उसको सुन के हम लोग जज कर सकते हैं अंदर के हम क्या अंदर पकड़ के रखा है, हमने बचपन में क्या क्या, हम पे कौन से अटैक्स हुए हैं और कैसे अटैक्स हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे माता पिता से तुम कम प्यार करो। ओके फ्रेंड्स, अभी जो भी सेशंस चल रहे हैं, ज्यादातर मैं यही देख रही हूँ कि खुद का ही सामना करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अगर सामना कर लिया और टूट गई तो, बिखर गई तो, अगर मुझे समझ में आ गया कहाँ पे क्या हो रहा है और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाई तो, ये सबसे बड़ा डर है। लेकिन you have to do it, you have to, that doesn't mean if you find that your parents had been very cruel to you, maybe they are not even alive now, all right, but seeing your relationship with your inner judge, if you find that your parents were very cruel to you, you think you are going to love them less? I don't think so, because it will bring a huge understanding. It will bring a huge relief to you. Love has got nothing to do with it. Love is unconditional. Love cannot be washed away. Love cannot be added or subtracted. Love cannot be multiplied or divided. It will be, मत डरो, इनर जर्नी पे जाने से बिल्कुल मत डरो। कितना भी गंदगी निकली, कितना भी बुरा निकला, तो भी उसमें से तो कमल ही खिलेगा। दिस मच आई कैन प्रॉमिस यू। जो भी मैंने इतने सालों से, जो भी मैं थेरेपी देती आई हूँ, थेरेपी लेती आई हूँ, खुद के लिए सेल्फ वर्क करती आई हूँ, आई विल टेल यू, इवन इफ यू फाइंड द वर्स्ट विद इन यू, you will still come shining. Yeah. बहुत थिंक करवाने वाली आज रीडिंग है ना। A lot to think about, a lot to understand. इसके लिए बोलते हैं मन ही मित्र और मन ही दुश्मन। मित्र मन ही दुश्मन, उसका काम ही है इधर या उधर रखना। Yes. Yes, Shanti, you want to say something? You are हो रहा है तेरा। मुझे ये बोलना था, यहाँ पे कार्मिक अकाउंट का आप कैसे फिर हिसाब लगाएंगे? देखो, कार्मिक अकाउंट के वजह से ही तो तुमने तुम्हारा सिचुएशन चुना है ना।
अब्यूजिव पेरेंट्स तुमने क्यों चुना? If you are going to talk about karma, then we are talking about rebirth, because your past karma made you choose the blueprint of your present life. बराबर है? तो इस जन्म में ऐसे माता पिता क्यों चुने? Again, it's your story. You are the heroine. You have to work through it, and you have to come out shining. Because you didn't learn your lesson, you have to learn your lesson, and then you have to come out shining. You are given one more opportunity to do that. Karma तो है ही है. There is no other law as real or as authentic as karma. Even the Bhagavad Gita says ना, गहनो गति, मतलब इतना गहरा है, अपने को मालूम नहीं कौन सा जन्म का कौन सा कर्मिक इफेक्ट अपन अभी फेस कर रहे होंगे. बिल्कुल, वेरी सिंपल. बिल्कुल. इस जन्म में जो लेसन सीखने हैं उस हिसाब से तुमने अपने माँ बाप, पतंजलि भी कहते हैं ना, तुम्हारी जाति, देश, काल सब तुम चुनकर आए हो. हम सब चुनकर आए. हमने ब्लूप्रिंट बनाई थी आने से पहले. याद नहीं है वो बात अलग है ना? यस यस. ऑल राइट, आज रुकते हैं. कल फ्राइडे है ना, कल और पढ़ेंगे. या चले? थैंक यू मैम. ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच.